प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह का भी प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यह आयोजन 14 मई तक जारी रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से जुड़ी 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी उनमें फिशन मॉलीबेडनम 99 उत्पादन सुविधा, मुंबई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम, नेशनल हाइड्रॉन बीम थेरेपी सुविधा नवी मुंबई, रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट नवी मुंबई, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम और वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्डिंग नवी मुंबई शामिल है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास यात्रा में तकनीक हर कदम पर अहम भूमिका निभा रही है। पीएम ने कहा कि भारत तकनीक के दबदबे का माध्यम नहीं बल्कि प्रगति का माध्यम मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में तकनीक का प्रयोग नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक आम आदमी के जीवन में सुविधाएं ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी से विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी खास जिक्र किया। अटल टिंकरिंग लैब पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के सभी हिस्सों में बच्चों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में विज्ञान और तकनीक के साथ साथ नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। पीएम ने कहा कि इन प्रयासों के नतीजे आज सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के नागरिकों को दैनिक जीवन से जुड़ी सभी पहलुओं के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वा पाटीदार समाज के 100वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के लोग देश और विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय कच्छ बहुत ही चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन सबके प्रयास से कच्छ इन सभी चुनौतियों से बाहर आ चुका है। शिंदे सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आखिरकार पिछले साल जो महाराष्ट्र का सियासी संकट आया था उसकी तस्वीर अब अदालत ने साफ कर दी है, लेकिन अदालत ने स्पीकर, राज्यपाल और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर टिप्पणी भी की है। फैसले के मुताबिक उस समय शिवसेना के बागी हुए 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अब स्पीकर फैसला लेंगे। सीजीआई ने कहा कि जुलाई 2022 में व्हिप की नियुक्ति करते समय स्पीकर को पता था कि शिवसेना में 2 गुट बन चुके हैं। बावजूद इसके स्पीकर ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि शिवसेना का असली व्हिप कौन है, सुनील प्रभु या एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से नामित गोगावले। सीजीआई ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि संविधान और कानून के मुताबिक राज्यपाल को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो राजनीतिक हो। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था और उन्होंने बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई, इसलिए कोर्ट उनके इस्तीफे को नहीं पलट सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में स्थित अपने निवास स्थान से बाहर आकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ न्यायालय के आदेश पर जश्न मनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह सत्य की जीत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैंने सिर्फ संसदीय परंपराओं और विधायी परंपराओं का निर्वहन किया है और मैं वही जानता हूं, उस हिसाब से मैंने तब जो उचित समझा वो कदम उठाए। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। सीजीआई ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। सीजीआई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में वास्तविक शक्ति चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि अगर अधिकारियों को
ये लगेगा कि जिस सरकार के अधीन वे काम कर रहे हैं उसका नियंत्रण उन पर नहीं है तो वे गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियां उसकी विधायी शक्तियों की तरह है, यानी जिन जिन मामलों में दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है उन पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर उसका नियंत्रण भी है। दिल्ली में सरकारी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है। केंद्र के पास केवल पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस का अधिकार है। दिल्ली दौरे पर आए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नवीन पटनायक ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओडिशा की मांग के बारे में चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता आरसीपी सिंह आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने से बिहार में पार्टी मजबूत होगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा उन्हें सोचना चाहिए कि देश कहां से कहां चला गया है और बिहार कहां है। उन्हें सी शब्द से बड़ा प्यार है, सी से चेयर होता है, इसलिए कुर्सी के मोह में वो सारा काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में जंगल राज है। जापान दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में बढ़ते निवेश अवसर की थीम पर आयोजित निवेशकों और व्यापारिक समुदाय के लोगों को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और अमृतकाल में भारत के विकास को लेकर पेश किए गए केंद्रीय बजट को 2047 तक विकसित देश बनाने वाला बजट बताया। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर अब आईसीएमआर करेगा रिसर्च। इसको लेकर आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर मिलकर उन बीमारियों पर रिसर्च करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बनी हुई है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक कसौटी पर भी कसा जाएगा। ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत चिकित्सा पद्धति और अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देगी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दोनों इकोसिस्टम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक साक्ष्य मिलेगा और लोगों में इस पद्धति के बारे में विश्वास बढ़ेगा। देश के सभी एम्स में आयुष और आईसीएमआर एडवांस रिसर्च सेंटर बनाएंगे। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल उन बीमारियों पर होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बनी हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि धरना दे रहे खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया। उन्होंने जो बातें रखी वो पूरी हुई हैं। मेरे खिलाड़ियों से अपील है कि वो अपना धरना समाप्त करें और जांच पूरी होने का इंतजार करें। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण का मतदान आज शाम संपन्न हो गया। प्रदेश के 9 मंडलों में 38 जिलों में दूसरे चरण में निर्वाचन में 7 महापौर, 581 पार्षद, 95 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2520 नगर पालिका परिषद सदस्य, 267 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3459 नगर पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विश्वास व्यक्त किया है कि भाजपा राज्य में बहुमत की सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने उम्मीद व्यक्त की है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों को अपने पक्ष में बता रही है। पार्टी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। कर्नाटक में बुधवार को हुए विधानसभा चुनाव में करीब 73% मतदान हुआ। इस बार सबसे अधिक मतदान लगभग 86% चिक्काबल्लापुर में हुआ, जबकि राजधानी बेंगलुरु में औसतन 55% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे। गांधीनगर के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पीएमएवाई ग्रामीण और शहरी परियोजना उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही योजना के तहत निर्मित लगभग 19,000 मकानों के गृह प्रवेश में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वे कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपेंगे। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में सम्मिलित होंगे, जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक परिसंघ का 29वां द्विवार्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन की विषय वस्तु शिक्षा को परिवर्तित करने में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका है।
प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। दौरे के समय वे गिफ्ट सिटी में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की औपचारिक बैठक गोवा में संपन्न हो गई। इसमें G20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने भारत की प्रस्तावित कार्य योजना पर एक खंड पर चर्चा की, जो विकास के लिए डेटा सूचित दृष्टिकोण को मजबूत करने पर केंद्रित रही। श्रीनगर में आयोजित Y20 परामर्श सम्मेलन को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संबोधित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और सतत विकास के लिए नीति निर्माण में हितधारक बनने का आह्वान किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जलवायु परिवर्तन पर Y20 परामर्श बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर केवल बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि बौद्धिक प्रतिभा के लिए भी प्रसिद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा कि द केरल स्टोरी और सोशल मीडिया पर चल रहे असल इंटरव्यू देखने के बाद साबित होता है कि केरल अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आतंकवादी संगठनों द्वारा मासूम महिलाओं का इस्तेमाल किए जाने पर केरल की जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर से 125 किलोमीटर लंबी जन संघर्ष पदयात्रा शुरू की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार पेपर लीक हुए। बात युवाओं के भविष्य की है। कौन कौन लोग इस पेपर लीक के पीछे हैं, मैंने ये बात उठाई थी। जांच पूरी नहीं की गई और कहा गया कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें शामिल नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात मोखा का दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव अब उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़कर चक्रवाती तूफान मोखा में बदल गया है। ये पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के दक्षिण पश्चिम में और म्यांमार के सितवे के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। चक्रवात के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज आधी रात के आसपास एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई जा रही है। मोखा शनिवार शाम के आसपास अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच जाएगा। इसके बाद रविवार सुबह इसके थोड़ा कमजोर पड़ने की उम्मीद है। अमृतसर में हुए विस्फोट में पंजाब पुलिस ने इन विस्फोटकों का और इसमें शामिल लोगों के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पंजाब पुलिस के प्रमुख गौरव यादव ने बताया कि मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के नंगल में कथित तौर पर गैस रिसाव के कारण सेंट सोल्जर स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर वंदना दास के लिए न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों ने सचिवालय में प्रदर्शन किया। डॉक्टर वंदना दास की पुलिस द्वारा मेडिकल जांच के लिए लाए गए एक आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तमिलनाडु में कैबिनेट ने फेरबदल किया है। पलानीवेल थियागा राजन यानी पीटीआर को वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग से हटाकर सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं का प्रभार दिया गया है। उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु को वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन का मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप के ये झटके सुबह 6:15 पर महसूस किए गए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्पोर्ट्स कार के पेड़ से टकराने के बाद आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। असम त्रिपुरा चेकपोस्ट के पास 3 लोगों को पकड़ा गया है। 33,000 कप सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए आंका गया है। पंजाब के लुधियाना के एक होजरी फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पर पाया। इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली में अशोक फोम फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों के हताहत होने की खबर है। शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट देखी गई। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 36 अंक की गिरावट के साथ 61,904 पर बंद हुआ। निफ्टी 18 अंक फिसलकर 18,297 के अंक पर बंद हुआ। 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स देश की पहली माइनिंग स्टार्टअप समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। खनन सचिव विवेक भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन मंत्रालय 29 मई को IIT मुंबई में एक दिन के खनन स्टार्टअप समिट का आयोजन कर रहा है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से संचालित कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त योगदान या बकाये का उपयोग करने के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशन भोगियों को अपनी सहमति देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्ज का आकार बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने और सरकार से मिलने वाले बजट समर्थन पर उसकी बढ़ती निर्भरता को देखते हुए नीति आयोग ने प्राधिकरण का संस्थागत मूल्यांकन कराने का फैसला किया है। वाहन कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए और वाहन मंचों के आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु में अगले 10 साल में चरणबद्ध तरीके से 20,000 करोड़ रुपए निवेश का फैसला किया है। भारतीय विमानन बाजार के हालिया घटनाक्रम का हवाला देते हुए स्पाइस जेट ने कहा कि उसका दिवालियापन घोषित करने के लिए आवेदन करने की कोई योजना नहीं। जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर दे रहे ओएनडीसी के सीईओ टी कोशी ने कहा कि डिस्काउंट और इंसेंटिव के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में धोखाधड़ी के सभी मामलों में से आधे से अधिक प्लेटफॉर्म आधारित धोखाधड़ी के हैं। ये आर्थिक अपराध का एक नया रूप है। इसमें सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, उद्यम और वित्तीय प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म से जुड़ी धोखाधड़ी शामिल है। कर चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को मैनकाइंड फार्मा के परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि कोर्ट में भय का माहौल बनाया गया। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी मामले पर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया है तो उसे गिरफ्तार करने का क्या अर्थ है। इस तरह तो भविष्य में न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति खुद को न्यायालय में सुरक्षित नहीं समझेगा। फलस्तीन और इजराइल में लगातार संघर्ष और तनाव जारी है। अभी तक हमले में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गाजा में नागरिकों की मौत को अस्वीकार्य बताया है। साथ ही इजराइल को तुरंत हमला रोकने और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। सेना की कार्रवाई में नागरिकों और उनके सामान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यूक्रेन के पूर्वी शहर बाखमुत में कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाने की कोशिश की कि कैसे उनकी सेना ने रूस की सेना को पीछे खदेड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के लिए और समय चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि कीव को अभी भी वादा की गई पश्चिमी सहायता की आवश्यकता है। यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने संसद को बताया कि ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने जा रहा है। सूडान में चल रहा गृहयुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की सुबह निवासियों ने खार्तूम और आसपास के शहरों बहरी और ओमदुरमैन के ऊपर युद्धक विमानों को चक्कर लगाते हुए देखा। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका के प्रभाव वाले देशों से सूडान में संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया है। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंद रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों ने सूडान के युद्धरत पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन और हिंसा के दौर को जारी रखने की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन सत्र में अधिक जांच और जवाबदेही की मांग की गई है। भारतीय निशानेबाजों का बाकू में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज दिव्या और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में अचूक निशाना लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दिव्या और सरबजोत की जोड़ी ने सर्बिया की जोरोना अरुनोविच और माइकल डामेर की जोड़ी को 16-14 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।
ओलंपियन तीरंदाज और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके अतानु दास एक बार फिर टॉप स्कीम का हिस्सा हो गए हैं। अतानु ने यह कामयाबी हाल ही में घरेलू स्तर और अंतालिया में आयोजित विश्व कप में मिली सफलता के आधार पर तय की है। निशानेबाज मेहुल घोष को भी टॉप स्कीम में शामिल किया गया है, जबकि युवा शूटर तिलोत्तमा सेन को टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। आईसीसी ने साल 2024-2027 के चरण के लिए वित्तीय मॉडल जारी किया है। मॉडल के मुताबिक आईसीसी की सालाना कमाई जितनी होगी उसका 38.5% हिस्सा बीसीसीआई को देना होगा। चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में इंटर मिलान ने एसी मिलान को 2-0 से हराकर बढ़त बना ली है। इंटर के लिए एडम जेको और मेख्तराइन ने गोल करने में सफलता पाई। सुपर लीग में चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 6-0 से हराने में सफलता पाई। चेल्सी की तरफ से पहले हाफ में 4 और दूसरे हाफ में 2 गोल किए गए। इस जीत के साथ चेल्सी की टीम महिला लीग में शीर्ष पर पहुंच गई है। आर्सेनल ने महिला सुपर लीग में ब्राइटन को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने तीसरा स्थान हासिल करने में चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ब्रिटेन के एंडी मरे पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। मरे को इटली के फैबियो फॉग्निनी ने कड़े संघर्ष में 6-4, 4-6, 6-4 से हराने में सफलता पाई। इटालियन ओपन में स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वावरिंका ने इलिया इवाश्का को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू की बेटी शैनन कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बॉली और होली सेलेब्स की लीग में शामिल होकर रेड कार्पेट पर चलेंगे। समंथा रुथ प्रभु और देव मोहन की फिल्म शाकुंतलम 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शाकुंतलम को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज किया गया है। अभिनेत्री आलिया भट्ट लग्जरी इतावली फैशन हाउस गुच्ची की पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर बन गई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के मेकर्स पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। जेनिफर ने कहा कि यह सब 15 सालों से हो रहा है। शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। असित ने कहा कि जेनिफर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।